आप सब अच्छे से होंगे। अभी आराम वाराम कर लिया होगा रीट की परीक्षा के बाद, तब जल्दी से तैयार हो जाएं। हम आपके लिए थर्ड ग्रेड की बेहतरीन एक तोहफा लेके आए हैं और आ रहे हैं, उसका जिक्र करूंगा मैं थोड़ी देर बाद में। पहले मैं आपको बता दूं कि पेपर का पूरा आकलन करने के बाद पिछले 2 दिनों में, आपको पता है ना, जैसे ही आपने मेरे को 11 साढ़े 11 बजे रात को पेपर भेजा था, इमीडिएटली मैं अपने आप को रोक नहीं पाया था और मैंने चारों शिफ्ट के रात को वीडियो बना दिए थे। आपने देखा भी होगा, पता भी होगा, ठीक है। लेकिन फिर कुछ बातें ऐसी हुई, कुछ कमेंट्स मैंने देखे, मैंने स्पेशली लक्की मैम से डिस्कस किया, तो हमने ये डिसाइड किया था पहले कि साहब हम अपने ऐप पे पेपर का सोल्यूशन देंगे। लेकिन फिर पता लगा कि साहब बहुत से बच्चों ने अभी तक हमारा साइकोलॉजी ऐप डाउनलोड ही नहीं किया है, तो फिर हमने चैनल पे अलग अलग देने का फैसला किया। तो कुछ चीज़ें हमने डिस्कस करी और डिस्कस करने के बाद में निश्चित रूप से कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो बनाने वाले ने बहुत ही शानदार बनाए हैं। कुल मिला के पेपर का लेवल इतना आसान नहीं था जितना हम और आप सोच रहे थे। तो जिन भी बच्चों के 20 प्लस साइकोलॉजी में मार्क्स हैं, मैं उन सबको बधाई देता हूँ। और जिनके 22 प्लस हैं, मैं उनको डबल बधाई देता हूँ। और जिनके 23 प्लस हैं या 25 प्लस हैं, वो जीनियस हैं, एक्सीलेंट हैं। तो आप सबको वापस बधाई के साथ आज मैं ये वीडियो इसलिए लेके आया हूँ कि पिछली मेरी जो अलग अलग शिफ्ट की 4 आंसर की थी, उसमें रिवीजन है, उसमें रिवाइज है, या यूँ कहूँ सीधे सीधे कि 2 3 4 प्रश्नों में करेक्शन है। तो वो करेक्शन मैं आपको आज ही बता देना चाहता हूँ, क्योंकि आप में से कुछ बच्चे, जिसका कई बार क्या होता है कि आपका आंसर गलत होता है, कोई टीचर गलत बताता है, तो फिर आपको बहुत फील होता है, लगता है कि ये गलत क्यों बता रहे हैं। हालांकि फाइनली बोर्ड जो मानेगा वही मानेगा, क्योंकि मनोविज्ञान में, साइकोलॉजी में हर किसी के अपने तर्क होते हैं और स्पेशली पेपर बनाने वाले का तर्क होता है। पर फिर भी जो बातें सही हैं वो बहुत हद तक सही ही होती हैं। हाँ, 30 में से 1 या 2 प्रश्नों में इधर उधर हो सकता है। यहाँ कुछ करेक्शन के साथ रिवीजन और चारों शिफ्ट में एक ही वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ। और उसके जस्ट बाद में जितने मेथड्स की चीज़ें आई ना, उसका भी वीडियो आपको बैक टू बैक देने वाला हूँ। तो आज सीरियसली सब लोग इसको देखेंगे। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं कि इसका विस्तृत सॉल्यूशन, यहाँ पे विस्तृत सॉल्यूशन नहीं दूंगा मैं आपको, लेकिन हर ऑप्शन के बारे में अगर आपको जानना है, क्योंकि ये आपके जीवन भर काम आने वाला ये सॉल्यूशन रहेगा इन 120 प्रश्नों का, तो आपको साइकोलॉजी ऐप डाउनलोड कर लेना है। और साइकोलॉजी ऐप पे हम डिस्क्रिप्टिव, मैं, मैम और सर, डिस्क्रिप्टिव आपको हर एक ऑप्शंस के बारे में बताने वाले हैं। तो रही बात ये, चलिए अब आज की इस रिवाइज्ड आंसर की का पहला प्रश्न। और हमने पहले शिफ्ट 1 लेता हूँ, फिर 2, फिर 3, फिर 4 फास्ट करूँगा, एक ही वीडियो में सारे कर लेंगे। चलिए पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? विच स्टेटमेंट इज फॉल्स? 4 ऑप्शन थे। पहला था, यह समझना जरूरी नहीं कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है। दूसरा, बच्चा एक एकीकृत रूप से पूर्ण रूप में विकसित होता है। तीसरा, विकास के एक पहलू में किसी समस्या की दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता होती है, यानी एक एस्पेक्ट दूसरे एस्पेक्ट को प्रभावित करता है। और चौथा, विकास एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है, सीक्वेंशियल है। तो इनमें चारों में हमने देखा कि साहब ऑप्शन नंबर 1 जो है वो गलत है, बाकी तीनों बातें सही हैं, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। दूसरे प्रश्न में, डैश तब होता है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। तो याद है, प्रोग्रेसिव चेंजेज मैच्योरेशन और एक्सपीरियंस के कारण होता है, तो वो विकास होता है। ऑप्शन नंबर 2 बी, डेवलपमेंट, विकास, राइट आंसर है। तीसरा प्रश्न देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्ली चाइल्डहुड? हाँ, इसकी मैं बात करने वाला था। एक्चुअली अर्ली चाइल्डहुड की बात करें तो चारों बातें हमने करी थी। प्राक टोली, टोली एज बाल्यावस्था होती है निश्चित रूप से, सवाल करने की क्वेश्चनिंग एज भी होती है निश्चित रूप से, टॉय एज भी होती है, अनुकरणीय आयु भी होती है, तो फिर बोनस मिलेगा। और अगर चारों में से किसी एक के साथ जाना है तो हम जाएंगे अनुकरणीय आयु के साथ, क्योंकि वही इमिटेशन, डिफर्ड इमिटेशन की बात करें तो कहीं ना कहीं ये बिफोर या अराउंड 2 ईयर्स टिल 2 ईयर्स हो जाता है। इसलिए या तो एक आंसर माना जाएगा अनुकरणीय आयु या फिर बोनस। चौथा प्रश्न है, द नेचर एंड नर्चर डिबेट, बताने की जरूरत नहीं, अनुवांशिकता एवं वातावरण, आपका सबका वैसे सही हुआ है। ये रिवाइज आंसर की लगभग बातें ऑथेंटिक रहेंगी, इसलिए आप वापस अपना स्कोर रिवाइज भी कर लें इसको देख के, ऐसे मैं आपसे उम्मीद करता हूं। 5वां प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि होगी, तो हम 140 के साथ जाएंगे। किसके साथ जाएंगे? 140 बी राइट आंसर है, 140। छठा प्रश्न देखिए, स्कूल शुड केटर फॉर इंडिविजुअल डिफरेंसेस टू, यानी स्कूलों को व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रत्येक छात्र को विशिष्ट महसूस कराने के लिए, छात्रों के बीच अंतर को कम करने के लिए, छात्रों छात्राओं की क्षमताओं और प्रदर्शन को नहीं जानने के लिए, समझने के लिए कि छात्र सीखने में असमर्थ और
समर्थ क्यों हो रहे हैं? तो डी राइट आंसर था, जिसके साथ हम पहले भी गए थे और अभी भी जा रहे हैं। 7वां प्रश्न, 16 वर्ष आयु का बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु याद है आपको, हम बता चुके हैं 12 वर्ष। 8वां प्रश्न, 8वें प्रश्न में है, प्रत्येक व्यक्ति का कार्य निश्चित योजनाओं का प्रतिबिंब होता है। किसी विशेष कार्य को करने में व्यक्ति अपनी समस्त मानसिक योग्यताओं में से कुछ को, शब्द याद रखना था प्रतिदर्श, सैंपल, और इसका जवाब हो जाएगा थॉमसन। क्या जवाब हो जाएगा? थॉमसन। 9वां प्रश्न देखिए, निम्न में कौन से व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि नहीं है? यानी इनमें से कौन सी एक प्रोजेक्टिव टेक्निक नहीं है? रेटिंग स्केल, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, माफ करें प्रक्षेपी विधि है पूछा है, ओके। तो है में रेटिंग स्केल, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन या फिर टीएटी, तो टीएटी राइट आंसर है। कथानक, संप्रत्यक्षण, परीक्षण, हिंदी में इंग्लिश वाले वर्ड्स कमाल करते हैं, पता है ना आपको, इसलिए हम जाएंगे टीएटी के साथ। 9वें का जवाब हो गया डी। 10वां प्रश्न देखिए, सृजनात्मकता मुख्यतः किससे संबंधित है? बहुत बात कर चुके हैं, अपसारी चिंतन, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग इसका आंसर है। 11वां प्रश्न देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस प्रमोट्स एडजस्टमेंट? इनमें से कौन सी बात समायोजन को बढ़ावा देती है? तो चिंता बढ़ावा नहीं देती, बीमारी का डर बढ़ावा नहीं देता, अपराध बोध के बारे में जुनूनी सोच बढ़ावा नहीं देती, विक्षिप्त भय और चिंता से मुक्ति, ये इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी इज राइट, फ्री फ्रॉम न्यूरोटिक फियर्स एंड एंजाइटी। 12वां प्रश्न देखें, और 12वें प्रश्न में एक रिवीजन होगा शायद। साइन ऑफ, 12वां प्रश्न है साइन ऑफ गिफ्टेड चाइल्ड। देखो गिफ्टेड शब्द आया है, ठीक है ना। तो प्रतिभाशाली बालक के क्या लक्षण है? पहला ऑप्शन है नोवेल्टी इन एक्सप्रेशन, दूसरा क्यूरियोसिटी, तीसरा टैकेटिवनेस, चौथा हाइपर एक्टिवनेस। देखो हाइपर, वहां भी चर्चा करी थी हमने, अभिव्यक्ति में नवीनता, जिज्ञासा, वार्तालाप प्रियता और अति सक्रियता। तो जिज्ञासा निश्चित रूप से होगा दूसरा ऑप्शन। हमको बताना है, एक से ज़्यादा ऑप्शन वाले यहाँ पे आंसर देने हैं, ठीक है। अभिव्यक्ति में नव्यता यानी एक्सप्रेशन में नोवेल्टी निश्चित रूप से है। अब बात है, ज़्यादा वार्तालाप प्रियता अच्छी बात नहीं होती, और यहाँ पे देखो हाइपर एक्टिव शब्द दे दिया, हाइपर, तो हाइपर एक्टिव भी अच्छा नहीं होता, इसलिए इस प्रश्न में आप आंसर रिवाइज करेंगे। सही जवाब होगा 1 और 2, तो बी इज राइट आंसर। पता नहीं पहले में बी था कि क्या किया था, सी किया था, आप बी के साथ जाएंगे, बी राइट आंसर है अपनी रिवाइज आंसर की में। चलिए 13वां प्रश्न, और 13वां प्रश्न है, बुद्धि लब्धि के निम्नलिखित फार्मूला किसने दिया? तो गुणा 100 करते आ जाएगा टर्मन। किसने दिया? टर्मन ने। अगर गुणा 100 नहीं होता तो हम विलियम स्टर्न के साथ जाते, तो 13वें का सही जवाब है टर्मन। 14th, 14वां प्रश्न देखिए, और 14वें प्रश्न में रवि का बुद्धि परीक्षण कहता है कि औसत से लेके अधिक बुद्धिमत्ता की श्रेणी में आता है, ओके। पढ़ने में, वर्तने में, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में ग्रेड बहुत कम है, और लिखने कौशल में अच्छा है, गणित में भी अच्छा है। गणित में अच्छा है तो डिस्कैलकुलेट नहीं हो सकता, लिखने में अच्छा डिस्ग्राफिया नहीं हो सकता, डिसलेक्सिया इसका सही जवाब हो जाएगा। डिसलेक्सिया पे आपको पता है बार बार प्रश्न आए हैं। चलिए 15वां प्रश्न, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य, तो याद है ना आपको, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, किसने ऐसा बोला? लर्निंग इज प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर अपडेशन। प्रोग्रेसिव, ये चेनिंग, शिपिंग चेनिंग की बात है, स्किनर कहते हैं, तो सही जवाब हो गया स्किनर। 16वां प्रश्न देखिए, सृष्टि इज द स्टूडेंट ऑफ क्लास 2, दूसरी क्लास की बच्ची है, क्या खास बात है? शी वॉज टोट बेसिक मैथमेटिक्स बाय द टीचर, तो उसको टीचर ने बेसिक मैथमेटिक्स के सवाल कराए। अगले दिन शी वेंट फॉर शॉपिंग के लिए गई और शॉपकीपर की गलती निकाल दी। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल नहीं है, इसलिए सही जवाब हो जाएगा सकारात्मक स्थानांतरण। क्या हो जाएगा? सकारात्मक स्थानांतरण, इसका आंसर हो जाएगा पॉजिटिव ट्रांसफर। 17वां प्रश्न देखिए, एक व्यक्ति में एक समय 2 विपरीत इच्छाएं, तो कॉन्फ्लिक्ट है, द्वंद्व है। 18वां प्रश्न देखिए, निम्न में किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं? तो यह है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। 19वां प्रश्न देखिए, 19वें प्रश्न में हिंदी में देख लें आप, निम्नलिखित में से उस उदाहरण का चयन कीजिए जो आंतरिक प्रेरणा को दर्शाता है, ठीक है। तो आंतरिक प्रेरणा के लिए एक ही शब्द ध्यान रखना था, पहले में उपहार है जो हमेशा बाह्य होता है, उपहार क्या होता है? बाह्य है। दूसरे में टीवी देखना है तो बाह्य है। तीसरे में नाम रोशन करना है, प्रसिद्धि पाना है, तो बाह्य में है। चौथे में रुचि है जो कि अंदर है, तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन का एग्जाम्पल है ऑप्शन नंबर 4। 19 में डी राइट आंसर है, डी राइट आंसर है। कौन सा? डी, इंटरेस्ट।
20वां प्रश्न देखिए, किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? तो हम जानते हैं थॉर्नडाइक ने ट्रायल एंड एरर दिया, स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग दी है, कोहलर ने इनसाइड लर्निंग दी है, B.S. ब्लूम यहाँ पे राइट आंसर आएगा क्योंकि इन्होंने तो टेक्सोनोमी दी है। 21वां सवाल देखिए, बहुत अच्छा सवाल था 21वां। बार बार बच्चों को सजा से बचने या इनाम पाने के लिए सीखने की गतिविधियों में संलग्न होने के लिए कहना क्या दर्शाता है? यानी इनाम के लिए, पनिशमेंट के लिए कौन सी प्रेरणा है? बाह्य है कि आंतरिक? निश्चित रूप से बाह्य है, पर ऑप्शंस देखिए, उनकी बाहरी प्रेरणा को कम करता है क्या? ये बाहरी प्रेरणा को कम करता है? नहीं, बाहरी प्रेरणा ही है ये तो। आंतरिक को बढ़ाता है? नहीं, आंतरिक तो है ही नहीं ये। तीसरा ऑप्शन, बच्चों को लक्ष्य प्रदर्शन के बजाय महारत हासिल करने के लिए, मास्टरी के लिए ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। आंतरिक प्रेरणा की यह बात है, ये बाह्य है, लिहाजा ये भी नहीं होगा। बच्चों की प्राकृतिक रुचि और सीखने में शामिल होने की जिज्ञासा को कम करता है, ये आंसर होगा, क्योंकि बाह्य प्रेरणा हमेशा जिज्ञासा को कम करती है, खराब होती है। 22वां प्रश्न, 22वें प्रश्न में RT के अनुसार शिक्षण के घंटे 45 सबको पता है। 23वां प्रश्न देखिए, कौन सा उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? तो विश्वसनीयता है, वैधता है, वस्तुनिष्ठता है, अभिक्षमता राइट आंसर हो जाएगा। रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी ये होती हैं। इसके अलावा व्यापकता होती है, व्यवहारिकता होती है, लेकिन अभिक्षमता नहीं होती। नेक्स्ट 24वां प्रश्न देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन लर्नर सेंटर्ड करिकुलम? यानी चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम या शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम में सबसे महत्वपूर्ण तो बच्चा होता है, चाइल्ड होता है, तो ये तो सबका ही सही हुआ होगा। 25वां प्रश्न देखिए, एक चिंतनशील कक्षा में ए रिफ्लेक्टिव टीचर क्रिएट्स क्लासरूम सिचुएशन फॉर स्टूडेंट्स टू, तो इसका सही जवाब है छात्रों और शिक्षकों में परस्पर अंतःक्रिया हो जाए। क्या हो जाए? अंतःक्रिया हो जाए, क्योंकि अनुशासन खराब होता है, व्याख्यान खराब होता है, व्याख्यान 2 जगह आ गया, वैसे ही खराब हो गया। तो 25 में चौथा आंसर राइट है, छात्रों और शिक्षक में पारस्परिक अंतर्क्रिया को प्रोत्साहन मिले। 26वां प्रश्न देखिए, एक्शन रिसर्च क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ है ए लॉन्गिट्यूड रिसर्च एंड अप्लाइड रिसर्च। लॉन्गिट्यूड नहीं होता, शॉर्ट में होता है। अप्लाइड बात सही है। रिसर्च इनेडेड टू सोल्व इमीडिएट प्रॉब्लम, ये भी बात सही है। विद सोशियो इकोनॉमिक्स, ये बात सही नहीं है। अनुधैर्य नहीं है। अनुप्रयुक्त सही है। सामाजिक आर्थिक सही नहीं है। दूसरा सही है, तो बोर्ड पे छोड़ेंगे। अप्लाइड रिसर्च है, ये बात बिल्कुल सही है, और तत्काल समस्या का समाधान करें, ये बात भी बिल्कुल सही है। अब क्रियात्मक अनुसंधान में दोनों बातें हैं, कौन सी बात का बोर्ड अर्थ लगाता है? तो अभी जिनका बी आंसर है वो भी खुश हो लें, और सी आंसर है वो भी ताली बजा लें। 27th, NCF 2005 में शिक्षक फैसिलिटेटर होता है। क्या होता है? फैसिलिटेटर होता है, सुविधादाता होता है। 28th, 28 मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? बच्चों को मंद शिक्षार्थियों और प्रतिभाशाली बच्चों के रूप में अंकित करके, ये कभी अच्छी बात नहीं होती लेबल लगाना, उन बच्चों की पहचान करने के लिए जिन्हें औपचारिक शिक्षण की आवश्यकता है, ये भी गलत है। सीखने की कठिनाई और समस्या क्षेत्रों का निदान करने के लिए बात सही है, हालांकि बात ये कुछ हद तक सही है, पर ये उसका एक परम उद्देश्य जो बोला ना उन्होंने, वो नहीं हो सकता। चौथा ऑप्शन देखिए, उस सीमा तक प्रतिपुष्टि प्रदान करना, प्रतिपुष्टि शब्द आ गया वहीं पे समझ लेना है, जहां तक हम उत्पादनशील जीवन, एक और बात आ गई, प्रोडक्टिव लाइफ शिक्षा प्रदान करने में सफल रहें, तो ये डी है। यानी शिक्षण प्रक्रिया, अधिगम शिक्षण प्रक्रिया की कोई भी एक बात जो जीवन से जोड़े, जो फीडबैक दे, जो सक्सेसफुल लाइफ को मतलब सक्सेसफुल बना दे, प्रोडक्टिव लाइफ के साथ जोड़ दे, कि बेहतर से बेहतर आंसर होते हैं, और यहाँ लिहाजा आंसर नंबर 4 सबसे उत्तम है। 29 का सवाल, प्रोक्सिमोडिस्टल ट्रेंड, सिफेलोकोडल ट्रेंड, इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस, इंट्रा, बस इंटर दो शब्द आपको पता ही है। तो प्रोक्सिमल क्या था? प्रोक्सिमल था अंदर से बाहर। क्या था? सेंटर टू आउटवर्ड्स, तो एक में हो गया डी। सिफेलोकोडल हेड टू टो। इंटर और इंटर आपको पता है ना, इंटर में दूसरों को समझना, अलग अलग डिफरेंट रेट्स, डिफरेंट चिल्ड्रेन आ गया ना, डिफरेंट चिल्ड्रेन डेवलप एट डिफरेंट रेट्स, ये हो गया इंटर। और इंट्रा में एक ही बच्चे की बात होगी, इन ए सिंगल चाइल्ड, एक बच्चे में रेट अलग अलग होती हैं। तो क्या आंसर आ जाएगा? डी। उसके बाद सेकंड में ए, फिर बी और सी, DABC, पहला ऑप्शन राइट है। ओके, चलिए सर। 30th लास्ट, डेवलपमेंट प्रोसीड्स, ये जाता है जनरल टू स्पेसिफिक, तो सामान्य से विशिष्ट इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से 30 के 30 प्रश्नों के हमने जवाब दिए हैं। अब चलते हैं
शिफ्ट नंबर 2 की तरफ। कहाँ चलते हैं मेरे बच्चों? तो ये है आपके लिए शिफ्ट 2। दूसरे शिफ्ट के 30 क्वेश्चन हम करेंगे। चलिए साहब शुरू करें। तो देखो पहला प्रश्न शुरू करने से पहले फिर एक बार आपको बता दूं, साइकोलॉजी ऐप डाउनलोड आपके लिए करना इसलिए ज़रूरी है कि वो आपके लिए रामबाण रहेगा, क्योंकि ये पात्रता परीक्षा थी, इसमें आपने देख लिया होगा। अब मुख्य परीक्षा जो आपकी होगी वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। एक एक सवाल के लिए हमको लड़ना होगा और हम आपके साथ मिलकर ये कर लेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है अभी आप साइकोलॉजी ऐप डाउनलोड कर लें, क्योंकि मेरे मेरे पिछले वीडियो को 1.5 लाख से ज़्यादा बच्चे देख चुके हैं अभी, ठीक है ना। तो पर मैंने देखा डाउनलोड कितने हुए, मैं पूछूंगा अभी मैम से, तो क्लियर होगा कि कितने हुए हैं। तो ये आप ही के फ़ायदे के लिए, हमारे फ़ायदे से कहीं ज़्यादा आपका फ़ायदा है। हालांकि अपनी दोनों की एक ही बात है, राहें जुदा हैं लेकिन मंजिल वही है, एक ही है। ओके, तो चलिए साहब पहला प्रश्न देखें स्विफ्ट नहीं है, शिफ्ट 2 का पहला है, विकास का कौन सा आयाम नोम चोम्स्की, किसका? नोम चोम्स्की के सिद्धांत से प्रभावित हुआ है? भाषा विकास, नैतिक विकास, सामयिक या संज्ञानात्मक? तो इसका सही जवाब है भाषा विकास, क्योंकि एलईडी देने वाले कौन थे? नोम चोम्स्की थे। इनेट जनरेटिव ग्रामर देने वाले कौन थे? नोम चोम्स्की थे। तो पहले सवाल का जवाब है भाषा विकास। दूसरा प्रश्न, स्वभाव में व्यक्तिगत विभिन्नताएं आधारभूत रूप से डैश होती हैं? अधिगमित, जन्मजात, अधिग्रहित या सांस्कृतिक? लर्नड, इनेट, एक्वायर्ड या फिर कल्चरल? तो बता चुके हैं हम आपको, हमारा हिंट भी आपको याद होगा। इसका सही जवाब होगा जन्मजात होती हैं साहब, इनेट होती हैं, क्योंकि बाकी तीनों तो वैसे भी एक जैसे ही हैं। तीसरा प्रश्न है, किसने व्यक्तित्व के किसी भी सिद्धांत को प्रतिपादित नहीं किया? सिगमंड फ्राइड ने किया है। केटल, आल्पोर्ट शील गुण वाले हैं। बी एफ स्किनर ने व्यक्तित्व का सिद्धांत नहीं दिया, बल्कि ऑपरेंट कंडीशनिंग के नाम से लर्निंग की थियरी दी है। तो सही जवाब हो जाएगा बी एफ स्किनर। चौथा प्रश्न है, हेनरी ए मुरे तथा क्रिस्टियाना डी मॉर्गन द्वारा कौन सा परीक्षण निर्मित किया गया है? तो हम सब जानते हैं, इन्होंने बनाया था टीएटी। क्या बनाया था? टीएटी, तो कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण हिंदी में, और टीएटी इंग्लिश में। पांचवा प्रश्न देखिए, विच फैक्टर इज नॉट रिलेटेड टू ग्रोथ ऑफ ए चाइल्ड? मैं डिटेल में आपको शायद पहली आंसर कीज में बता चुका हूँ, ये रिवाइज्ड है जिसमें कुछ प्रश्नों का करेक्शन है। इसके बेस पे आप अपना मेजरमेंट करें, निश्चित रूप से वो सही जाएगा। और चिंता नहीं करें, नॉमिनलाइजेशन जो आपका होने वाला है, जनरलाइजेशन होने वाला है, सामान्यीकरण होने वाला है, अगर होता है, क्योंकि पेपर का लेवल वास्तव में अच्छा है, तो आपको बोनस ज़रूर मिलेंगे। कुछ प्रश्न डिलीट भी होंगे, उनके भी बोनस मिलेंगे। चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बस मुख्य परीक्षा के लिए तैयार रहें, शाना बशाना हम आपके साथ खड़े हैं। तो पांचवा प्रश्न, एक बालक की वृद्धि में, ग्रोथ में कौन सा कारक संबंधित नहीं है? न्यूट्रिशन या पोषण, हेल्थ या स्वास्थ्य, स्लीप या निद्रा, डोमेसाइल या अधिवास? तो सही जवाब हो जाएगा डोमेसाइल, अधिवास। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन से शहर में, कौन से गांव में रहते हैं, आपकी ग्रोथ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि स्लीप और निद्रा का फर्क पड़ता है। छठा प्रश्न देखिए, और वो है, विच टेस्ट इज कल्चर फ्री नॉन वर्बल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस? कौन सा परीक्षण बुद्धि का संस्कृति मुक्त और अवाचिक परीक्षण है? तो संस्कृति मुक्त भी होना चाहिए और अवाचिक भी होना चाहिए। समूह परीक्षण नहीं। भाटिया बैटरी निष्पादन तो है, ठीक है। तीसरा वेशलर वैश्क बुद्धिमत्ता मापनी। चौथा स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, तो हम आपको बता चुके हैं, ये है एसपीएम, और एसपीएम और कुछ नहीं है, बल्कि आपको पता है ना, आरपीएम में रेवंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट में उन्होंने 2 प्रकार की मैट्रिसेस बताई हैं, बच्चों के लिए कलर वाली सीपीएम और बड़ों के लिए स्टैंडर्ड मैट्रिसेस टेस्ट एसपीएम। तो यहाँ एसपीएम पूछा गया था, तो एसपीएम इसका आंसर होगा। सातवां प्रश्न है, विच इंटेलिजेंस इज नॉट इंक्लूडेड इन गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल? तो वही वाली बात है, इंट्रापर्सनल दिया है उन्होंने, नेचुरलिस्टिक दिया है उन्होंने, और सामवेगिक उन्होंने नहीं दिया, लिहाजा इसका आंसर सामवेगिक होगा। हालांकि एग्जिस्टेंशियल 9वां जो प्रकार है वो शामिल करते हैं गार्डनर के मॉडल में, लेकिन ये दूसरे लोगों ने जोड़ा है, गार्डनर ने खुद ने इसको नहीं जोड़ा है। लेकिन परीक्षा में चूंकि इस पर प्रश्न आ चुके हैं, इसलिए हम केवल इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ यहाँ पे जाएंगे। ओके, 8वां प्रश्न, और वो है, क्रिएटिविटी इज एसोसिएटेड विद विच काइंड ऑफ थिंकिंग? रचनात्मक चिंतन, अपसारी चिंतन, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग? किस तरह से रिपीट हो रहे हैं प्रश्न। 9वां प्रश्न देखिए, द टर्म मेंटल रिटार्डेशन इज रिप्लेस्ड विद विच टर्म? यानी मानसिक विमंदित पद किस पद के साथ? अगर आपने हमारी बुक में पढ़ा है तो हेडिंग में हमने डाला है,
ठीक है ना। हेडिंग में डाला है मानसिक मंदता या बौद्धिक अयोग्यता या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, एक ही बात होती है। तो इसका सही जवाब हो गया बौद्धिक अयोग्यता। चलिए 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न है, ये प्रश्न इसको रिवाइज करना है। व्यक्तित्व की सैद्धांतिक अवधारणा के लिए निम्न में कौन सा सत्य नहीं है? स्थिर, सामान्य, स्थायी या अनूठा, स्टेबल, नॉर्मल, इंड्यूरिंग या फिर यूनिक। तो पर्सनैलिटी यूनिक तो होती है साहब, अनूठी तो है, हर कोई अनूठा है। यहां देखो जो गलती हमारी पिछली बार हुई, स्टेबल इंड्यूरिंग एक्चुअली एक ही जैसे टर्म है, और अगर वो लॉजिक लेगा आलपोर्ट का तो फिर तो कबाड़ा हो सकता है इस प्रश्न में। लेकिन अभी जैसा कि मैंने मैम से डिस्कस किया, उसके बाद हमने तय किया कि इसमें दरअसल जो सैद्धांतिक अवधारणा है व्यक्तित्व की, उसमें स्टेबल इंड्यूरिंग कंसिस्टेंसी की बात है, इसलिए हम मानेंगे। लेकिन सामान्य और नॉर्मल इसका आंसर होगा। तो हमारी तरफ से, मेरी तरफ से रिवाइज आंसर नॉर्मल और सामान्य है। तो अगर आपने किसी ने किया होगा, मुझे नहीं लगता किसी ने किया होगा, शायद ही किसी ने किया होगा, तो फिर ये बोर्ड इसको आंसर मानेगा, इसकी संभावना ज़्यादा है। ओके। 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न देखें। LD लर्निंग डिसेबिलिटी रिलेटेड टू रीडिंग इज टर्म्ड एज, यानी पढ़ने संबंधी अक्षमता डिसकैलकुलिया है, माफ करें डिसलेक्सिया है। क्या है? डिसलेक्सिया है। ये प्रश्न बार बार आ चुका है, तो लिहाजा इसका सही जवाब है डिसलेक्सिया। 12वां प्रश्न देखें। 12वें प्रश्न में है, न्यूनतम आधारभूत सुविधाओं से वंचित बालकों को निम्न रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो डिप्रोवाइड ऑफ मिनिमम बेसिक फैसिलिटीज क्लासिफाइड एज, तो डिसएडवांटेज चिल्ड्रेन, बहुत कॉमन है, बोलचाल का शब्द है। प्रतिकूल परिस्थिति ग्रस्त बालक, हिंदी के चक्कर में नहीं पढ़ना है, इंग्लिश में डिसएडवांटेज्ड चिल्ड्रेन बहुत बार बातचीत की भाषा में, बोलचाल की भाषा में हम यूज करते हैं। तो लिहाजा 12वें का राइट आंसर है सी। 13वां प्रश्न देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बिहेवियरल सिम्टम ऑफ मेलेडजमेंट। कुसमायोजन का व्यवहारात्मक लक्षण है, ध्यान देना, व्यवहारात्मक। आक्रामकता, अग्रेशन, चिंता, एंजाइटी, असुरक्षा, इनसिक्योरिटी या फिर उदासीनता, एपैथी। तो ध्यान रखना, बाकी तीन तो इमोशन से संबंधित हैं, बिहेवियर से संबंधित एक ही है, और वो है आक्रामकता, वो है अग्रेशन। 14वां देखिए। विच मेथड इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू चिल्ड्रेन विद स्पेशल नीड्स। चिल्ड्रेन विद स्पेशल नीड्स CWSN बच्चों के साथ डायरेक्ट कौन सा संबद्ध नहीं है? पहला ऑप्शन है, यहाँ पे देखिए आप ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है पाठ्यक्रम का विभिन्नीकरण, वो तो होना चाहिए साहब। खेल कूद व्यतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियों का विकास होना चाहिए साहब। भिन्न शिक्षण विधियाँ भी होनी चाहिए, और विशेष गतिविधियों के लिए प्रशिक्षण भी होना चाहिए। अब ये वाला सवाल ऐसा है कि इसमें हमें सोचने पे मजबूर होना पड़ा, हमने बहुत डिस्कस किया। फाइनली पहले मैं इस उत्तर के साथ गया था कि सब भिन्न शिक्षण विधियां होनी चाहिए, ठीक है, ये आंसर हमने आपको पिछली बार बताया था। लेकिन अभी कोई गारंटी नहीं है कि बोर्ड इनमें से कोई सा भी आंसर मान ले। हो सकता है बी मान ले, हो सकता है सी मान ले। तो बी या सी में जा सकता है, या फिर बोनस मिल सकता है, या फिर ये डिलीट हो सकता है। ओके, नेक्स्ट 15वां प्रश्न। इयान पावलो द्वारा प्रतिपादित शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत अधिगम को निम्न के द्वारा सुझाया गया है। पुनर्बलन रीइंफोर्समेंट, साहचर्य एसोसिएशन, अनुकरण इमिटेशन, अंतर्दृष्टि इंसाइट। तो सबने कर दिया होगा शायद, ये एसोसिएशन है, ये साहचर्य है। 15वें का राइट आंसर बी है। 16वां प्रश्न। 16वां देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोसेस ऑफ लर्निंग फॉर चिल्ड्रेन। बच्चों के सीखने की प्रक्रिया का कौन सा एक हिस्सा नहीं है? प्रतिबिंबन या रिफ्लेक्शन, तर्क आर्ग्यूमेंट, परिपक्वता मैच्योरिटी, कल्पना इमेजिनेशन। तो सही जवाब हो जाएगा परिपक्वता, मैच्योरिटी। मैच्योरिटी इज नॉट ए लर्निंग प्रोसेस। 17वां प्रश्न देखिए, और वो है अधिगम में पुरस्कार व दंड। फिर कुछ बच्चों ने बोला था सर पुरस्कार व दंड, तो याद रखना रिवार्ड एंड पनिशमेंट, जाने कितनी बार ये प्रश्न आया है परीक्षाओं में, BF स्किनर साहब का है। तो सही जवाब हो जाएगा BF स्किनर। 18वां प्रश्न देखें। विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग। सीखने की प्रक्रिया के लिए कौन सा सही नहीं है? पहला है अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है, बिल्कुल है। अपेक्षाकृत रूप से स्थायी, बिल्कुल है। अभ्यास द्वारा होता है, बिल्कुल होता है। जन्मजात प्रक्रिया कभी नहीं होती, कदापि नहीं होती। लिहाजा डी राइट आंसर है। 18वें का डी राइट आंसर है कि साहब अधिगम जन्मजात प्रक्रिया नहीं है। सवाल नंबर 19वां प्रश्न देखिए। कॉन्सेप्ट मैपिंग इन एजुकेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय होम।
तो इसका सही जवाब आ जाएगा जोसेफ डी नोवाक। अवधारणा मानचित्र या संकल्पना मानचित्र या संप्रत्यय मानचित्र, हिंदी में कुछ भी आ सकता है, इंग्लिश में कॉन्सेप्ट मैपिंग किसने दिया? तो जोसेफ डी नोवाक ने दिया। 20वां प्रश्न, विच टाइप ऑफ टीचिंग इज नॉट बेस्ड अपॉन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग, यानी शिक्षण के उद्देश्यों में कौन सा आधारित नहीं है? तो हम सब जानते हैं ना, ABC, अफेक्टिव, बिहेवियरल, कॉग्निटिव। बिहेवियरल को साइकोमोटर भी कहते हैं, ठीक है। तो संज्ञानात्मक होता है, भावात्मक होता है, मनोगत्यात्मक होता है, वर्णनात्मक शिक्षण नहीं होता, डिस्क्रिप्टिव टीचिंग नहीं होती ऑब्जेक्टिव्स के अनुसार। 20वें का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 21वां देखिए, 21, ए ग्रुप क्रिएटिविटी मेथड फॉर सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम। जब ग्रुप शब्द आ गया तो खेल बन गया, नहीं तो फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग हो जाता। यानी समस्या समाधान की एक विधि है, मेथड है, और वो कौन सा है? तो अकेला व्यक्ति करे तो समस्या समाधान, सब मिलके करें तो मस्तिष्क विप्लव युक्ति, ब्रेनस्टॉर्मिंग स्ट्रेटजी, सही जवाब आएगा इसका। 22वां प्रश्न देखिए, 22वां, विच प्रोसेस इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू रोल ऑफ मोटिवेशन इन क्लासरूम लर्निंग। ये भी सोचने पे मजबूर करता है प्रश्न। कक्षा अधिगम में अभिप्रेरण की भूमिका किस प्रक्रिया से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है? प्रगति व परिणाम का ज्ञान ये होता है। अब है अंतर्व्यक्तिक समायोजन, प्रशंसा तथा आलोचना और आकांक्षा स्तर। आकांक्षा स्तर भी होगा, ओके। रिवाइज्ड आंसर की में ध्यान से इसको देख के आप अपना आकलन करें, मेजरमेंट करें, अपने आप की मार्किंग करें, और उसके बाद कुछ बोनस भी आपको मिलने वाले हैं, कुछ प्रश्न डिलीट होने वाले हैं। लिहाजा अगली परीक्षा के लिए आप तैयार रहें, बिल्कुल तैयार हैं, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। साइकोलॉजी ऐप डाउनलोड कर लेना। स्पेलिंग आपको फिर बता दूं, PSYCHOLOGIA। प्ले स्टोर में जाके लिखोगे तो वहाँ पे आपको बेहतरीन चीज़ें मिलेंगी, मेरी भी और मैम की भी, और बहुत से और भी हैं, एक सर की भी, और बहुत से और बेनिफिट्स आपको हम देने वाले हैं उसमें, ओके। तो यहाँ पे देखिए, सवाल था कि साहब प्रत्यक्ष रूप से कक्ष में मोटिवेशन का जो रोल है वो सीधे सीधे नहीं जुड़ा हुआ है, कौन सी बात से? तो फिर सवाल उठता है, आकांक्षा स्तर भी है, ये भी है। अब अगर वो क्रिटिसिज्म को नेगेटिवली लेते हैं साहब, प्रेरणा के साथ नहीं जोड़ते, तो फिर आंसर सी हो सकता है, नहीं तो फिर आंसर बी भी हो सकता है। तो यहाँ बी और सी में एक आंसर, यहाँ पे मैं दोनों आपके लिए छोड़ता हूँ। जिन्होंने बी किया है वो भी खुश रहें, और जिन्होंने सी किया है वो भी खुश रहें। फाइनली बोर्ड पे छोड़ना है। देखो, एक बात हो रही थी हमारी कि साहब पेपर चाहे कितना भी इजी लगे आपको, पर आप उसको बार बार देखेंगे, 2 बार देखेंगे। फर्स्ट अटेम्प्ट में होता है ना कि साहब फर्स्ट अटेम्प्ट में हम जल्दबाजी में जो भी करते हैं, फिर दूसरे अटेम्प्ट में आपने बेहतर किया था, जो छूटे हुए प्रश्न थे, पर एक बार गोले भर दिए तो भर दिए। तो वैसा यहाँ भी होता है, हम एक बार डिजिटल पे रिकॉर्ड करवा चुके हैं ना कि इसका आंसर ये है, तो उसके लिए फिर रिवाइज आंसर की डालना ही एक सोल्यूशन होता है। वहाँ तो हमारे सीट में हम मिटा भी नहीं पाते थे, लेकिन यहाँ हम रिवाइज कर सकते हैं। तो बात कर रहे थे कि साहब कोई निश्चित रूप से जिनके 20 से ज़्यादा मार्क्स इसमें आ रहे हैं या 22 से ज़्यादा आ रहे हैं, वो परफेक्ट हैं, सही हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। और 2-3 प्रश्न तो ऐसे भी होते हैं कि सब प्रश्न बनाने वाला अपना तर्क देता है और अपने तर्क से उनके आंसर कोई भी मान सकता है। इसलिए फिर फाइनल आंसर की बोर्ड की हमको माननी है। अपने आप में कोई परफेक्ट नहीं है, ना हम हैं ना कोई और है। 23वां प्रश्न, और वो है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 का मुख्य दर्शन क्या है? तो बिना बोझ के सीखना, लर्निंग विदाउट बर्डन, प्रोफेसर यशपाल, ये इसका राइट आंसर है। 24वां देखिए साहब, 24वीं में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? और ये आराम से आप चौथे के साथ जाएंगे। 60 घंटों का कार्य नहीं है साहब, ये तो 45 घंटों का कार्य है। 25वां प्रश्न देखिए, हु हैज़ नॉट कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ एक्शन रिसर्च इन एजुकेशन। किसने क्रियात्मक अनुसंधान में कोई योगदान नहीं दिया? कूट लेविन ने दिया है, बर्किंघम ने भी दिया है, स्टीफन एम कोवे तो इसको शिक्षा में लागू करने वाले थे, स्टीफन एम कोवे इसका आंसर आ जाएगा। 26वां प्रश्न देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान में किस स्तर के मापन का न्यूनतम प्रयोग होता है? और ये फिर हमें मजबूर करता है रिवाइज करने के लिए। तो दरअसल 4 स्केल हमने आपको बताई थी, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इक्वल, इंटरवल और रेशियो। कॉन्सेप्ट क्या था? साइकोलॉजी ऐप पे हम पूरा डिस्क्रिप्शन देंगे हर ऑप्शन के बारे में, मैं पहले भी आपको थोड़ा बता चुका हूँ, यहाँ मैं रिवाइज कर रहा हूँ। वहाँ पे हमने नॉमिनल स्केल की बात करी थी। नॉमिनल स्केल हालांकि लेबल की बात करती है, लेकिन एक दूसरा लॉजिक जो मेरा उनके साथ डिस्कस हुआ उसके बाद सामने आया कि साहब एक्चुअली साइकोलॉजी में ऑर्डिनल, नॉमिनल, इक्वल, इंटरवल तीनों को यूज़ करते हैं, रेशियो को यूज़ नहीं करते। क्योंकि आपको पता है नॉमिनल पहले स्टेज की है, ठीक है ना, पहले स्तर की स्केल है, ऑर्डिनल दूसरे स्तर की स्केल है,
इक्वल इंटरवल तीसरे स्केल की है, और टॉप लेवल की स्केल है रेशियो। तो ये एक्चुअली कुछ अब्सोल्यूट सब्जेक्ट्स होते हैं फिजिक्स वगैरह, तो उनमें ये यूज़ की जाती है। साइकोलॉजी में इसका यूज़ बहुत कम किया जाता है, तो साइकोलॉजी में यूज़ कम किया जाता है, इसलिए हम अनुपातिक मापनी के साथ जाएंगे। इस रिवाइज आंसर की में अपना आंसर रहेगा सी, 26 के में सी, रेशियो स्केल। तो जिनका सी आंसर रहा है उनको बधाई। 27वां प्रश्न देखें। 27वें प्रश्न में है, निम्न मनोवैज्ञानिकों में से कौन बाल विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? जीन पियाजे बिल्कुल हैं साहब, संज्ञानात्मक विकास ही दिया है। लेव वाइगोत्स्की बिल्कुल हैं साहब, दोनों निर्मितवाद के जनक हैं। ये पर्सनल, ये सोशियो कल्चरल। अल्बर्ट बेंडूरा ने अधिगम का सिद्धांत दिया, पर अल्बर्ट बेंडूरा ने बाल विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया है। अब्राहम मैस्लो बड़ों की बात करते हैं, खुद को ढूंढने वाली बात करते हैं, इसलिए अब्राहम मैस्लो इसका राइट आंसर होगा। 28वां प्रश्न देखिए। विच मेथड इज नॉट वैलिड टू स्टडी ऑफ द रोल ऑफ हेरिडिटी, यानी आनुवंशिकता की भूमिका के अध्ययन के लिए कौन सी विधि वैध नहीं? जुड़वां बच्चों का अध्ययन, या फिर अभिभावक बालक विश्लेषण, या फिर दत्तक ग्रहण अध्ययन, अडोप्शन स्टडी, या फिर समवयस्क समूह अध्ययन, पीयर ग्रुप स्टडी। तो देखो, जुड़वां बच्चों में कहीं ना कहीं जेनेटिक्स की बात होती है, किसके बच्चे हैं वो, ठीक है। अभिभावक बालक, यहाँ गार्जियन तो कोई दूसरा है, परिवेश है, पोषण है, लेकिन बालक की जेनेटिक्स की बात भी होगी। दत्तक ग्रहण में भी ऐसा होगा, लेकिन समवयस्क समूह में केवल परिवेश की बात हो रही है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा समवयस्क समूह अध्ययन। 29वां प्रश्न देखिए। द ऑब्जर्वेबल फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल इज टर्म्ड एज डैश। एक व्यक्ति जो दिखाई देने वाली दैहिक और मनोवैज्ञानिक, एक व्यक्ति की दिखाई देने वाली दृश्य दैहिक और मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को क्या बोलेंगे? तो इसका जवाब है फिनोटाइप। क्या जवाब होगा इसका? फिनोटाइप। ओके, नेक्स्ट आखिरी प्रश्न, इसके बाद हम शिफ्ट 3 पे जाएंगे। आखिरी प्रश्न देखिए। किस परिप्रेक्ष्य के अनुसार बाल विकास शरीर के अंदर एक विशिष्ट तथा पूर्व व्यवस्थित प्रणाली को दर्शाता है? मुझे याद है रात को शायद 2 बजे मैंने इस प्रश्न का आपको जवाब दिया था, और वो जवाब मेरा जो था वो गलत था, क्योंकि मैंने आपको वहाँ पे मनोवैज्ञानिक बताया था पहली में। तो जिन बच्चों ने जैविक किया था उनके बहुत से कमेंट्स आए कि सर उसको रिवाइज करो, देखो वाकई आप सही हो, वास्तव में वो जैविक है, बायोलॉजिकल है। तो लिहाजा 30वें में हम आंसर अपना बदल रहे हैं, साइकोलॉजिकल के स्थान पे बायोलॉजिकल या जैविक कर रहे हैं। ओके, तो प्यारे बच्चों, अब चलते हैं शिफ्ट 3 की तरफ। अब हम चलते हैं शिफ्ट 3। चलिए शिफ्ट 3 और शिफ्ट 3 का पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है, इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग वाज प्रोपाउंडेड बाय हुम, यानी अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसने दिया? तो वोल्फगैंग कोहलर राइट आंसर है। दूसरा प्रश्न देखें, अधिगम के समस्या समाधान उपागम का अंतिम चरण कौन सा है? तो तार्किक क्रम का अनुसरण तो होता है साहब, वेरिफिकेशन भी होगा, संप्रतियों के नियमों का ज्ञान, क्रियाविधि का प्रदर्शन, वेरिफिकेशन हमेशा अंत में होता है, तो निष्पादन का सत्यापन या वेरिफिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस आखिरी चरण होगा। तीसरा प्रश्न देखें। तीसरे प्रश्न में ओके, ध्यान दें, समायोजन के लिए एक युक्ति के रूप में रक्षात्मक युक्तियों का प्रयोग मौलिक रूप से किसने किया था? सिगमंड फ्राइड ने किया था साहब, तो सही जवाब हो गया सिगमंड फ्राइड, बी आंसर। चौथा प्रश्न देखिए, निम्न में कौन सा थॉर्नडाइक के सीखने के नियमों का हिस्सा नहीं है? तो हम जानते हैं रेडीनेस, एक्सरसाइज और इफेक्ट तीनों हैं। लॉ ऑफ एसोसिएशन नहीं है, साचर्य का नियम नहीं है, साचर्य परिवर्तन का नियम तो उनका गौण नियम है। तो चौथे में राइट आंसर बी। पांचवा देखिए। पांचवें में निम्न में कौन सा कक्षा में सीखने को प्रभावित करने वाला मनोवैज्ञानिक कारक है? मनोवैज्ञानिक कारक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइकोलॉजिकल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग क्लासरूम लर्निंग? तो मनोवैज्ञानिक कारण है तो अभिप्रेरणात्मक एवं संवेगात्मक अवस्था, मोटिवेशनल एंड इमोशनल स्टेट इंपोर्टेंट है। पांचवें में सी। छठे में ड्वाइट डब्ल्यू एलन के द्वारा कौन सी शिक्षण अधिगम विधि दी गई है? तो इसका सही जवाब है माइक्रो टीचिंग। क्या दी गई है? माइक्रो टीचिंग। दूसरे प्रश्न में कीथ एचिसन का नाम आया होगा। 6 में ए राइट आंसर है। सातवां प्रश्न है, अभिप्रेरणात्मक चक्र के 3 महत्वपूर्ण घटक पता है ना आपको? NDA हैं, नीड, ड्राइव और NDI हैं, नीड, ड्राइव और इंसेंटिव्स।
आवश्यकता, अंतर्नोद तथा प्रोत्साहन इसका सही जवाब है बी। 8वां प्रश्न देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सटेंसिक मोटिवेशन। एक्सटेंसिक मोटिवेशन का कौन सा उदाहरण है, बाह्य प्रेरणा का कौन सा उदाहरण है? तो उपलब्धि की आवश्यकता या चिंता या आकांक्षा का स्तर या पुरस्कार, तो ये तीनों ही आंतरिक हैं। पुरस्कार बाह्य है, पुरस्कार भी बाह्य, दंड भी बाह्य, प्रशंसा भी बाह्य, आलोचना भी बाह्य। तो 8वें में सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। 9वां प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा शिक्षण के स्तरों के आधार पर शिक्षण का प्रकार नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ टीचिंग। टीचिंग का कौन सा प्रकार नहीं है स्टेजेस ऑफ टीचिंग के हिसाब से? तो बोध स्तर होता है, स्मृति स्तर होता है, चिंतन स्तर होता है, प्रदर्शन स्तर नहीं होता, डेमोन्स्ट्रेशन स्टेज नहीं होती, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्शन होता है। मेमोरी को नॉलेज भी बोलते हैं। 10वां प्रश्न 10th देखिए, 10वां प्रश्न, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा को किस वर्ष प्रस्तावित किया गया था? हम 2005 के साथ ही जाएंगे साहब। 11वां प्रश्न देखिए, आकलन, और ये हम रिवाइज करेंगे। 11वां प्रश्न देखिए, आकलन का कौन सा प्रकार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? हमने वहां बोला था उपलब्धि। वास्तव में उपलब्धि, अचीवमेंट तो आकलन के प्रोसेस का हिस्सा है। यहां पे दो चीजें ध्यान देना, एक तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है, एक आकलन भी है। तो आकलन को अलग छोड़ दें, केवल शिक्षण अधिगम प्रक्रिया रखें तो फिर चीज अलग हो सकती है, पर आकलन को भी शामिल करें तो चीज अलग हो सकती है। यहां ध्यान दें, ये शब्द आता है, सतत भी होगा, उपचारात्मक शब्द है। उपचारात्मक एक्चुअली आकलन का हिस्सा नहीं है। हालांकि आकलन को आप भूल जाएं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया ही रखें तो उपचारात्मक शिक्षण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का हिस्सा तो है, पर उपचारात्मक के साथ शिक्षण लगता है। उपचारात्मक आकलन या उपचारात्मक मूल्यांकन नहीं होता, लिहाजा हम जाएंगे उपचारात्मक के साथ। तो यहां आंसर चेंज कर लेना, आपका आंसर हो जाएगा उपचारात्मक। रेमेडियल इज टीचिंग, रेमेडियल इज इंस्ट्रक्शन, रेमेडियल इज नॉट असेसमेंट, रेमेडियल इज नॉट इवेल्युएशन। तो आकलन का कौन सा प्रकार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का संबंधित नहीं है, हम उपचारात्मक के साथ जाएंगे। हालांकि जब मैं डिस्कस कर रहा था मैम से, तो क्लिनिकल और निदानिक पे भी बात चली, तो उन्होंने कहा था सर क्लिनिकल असेसमेंट एक्चुअली टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, ये तो कोई मनोरोगों की बात करते हैं तो वहां पे आता है। तो इस हिसाब से क्लिनिकल भी वो आंसर मान रही थी, पर या तो क्लिनिकल या फिर रेमेडियल, दो में से एक होगा। अभी हम जा रहे हैं उपचारात्मक के साथ, तो आप इसमें करेक्शन कर लेना पिछले आंसर की पे। 12वां प्रश्न, और वो है मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्शन रिसर्च इज, और यहां फिर एक बात, यानी क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य है। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, नैदानिक भी होता है और क्रियाविधि भी होती है। क्रियात्मक अनुसंधान करेंगे तो समस्या की जड़ तक तो जाएंगे ना, तो नैदानिक है, ठीक है, पर हाथों हाथ उसका सॉल्यूशन भी करेंगे तो क्रियाविधि भी है, तो डायग्नोस्टिक भी है और एक्टिविटी भी है। ठीक है, फिलहाल हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि हम एक्टिविटी के साथ जाएंगे, क्रियाविधि के साथ जाएंगे। हालांकि डायग्नोस्टिक भी इसका पहला स्टेप जरूर होगा, डिपेंड करेगा बोर्ड किसको मानता है। अभी हम ए के साथ जा रहे हैं। 13वां प्रश्न, तो जिन बच्चों को निराशा हुई थी, ए करके आए थे हमारी पिछली आंसर की से, उनमें वापस आशा का संचार हो सकता है। हमारी इस बात को सुन के इस वीडियो को पूरा देखना है, साइकोलॉजी ऐप डाउनलोड जरूर करना है, क्योंकि इस केवल इसके मेथड्स और ये पहले वाले जो साइकोलॉजी के 120 प्रश्न हैं, उनके हर ऑप्शंस के बारे में आपको डिटेल में हम साइकोलॉजी ऐप पे इसका वो करवाएंगे एनालिसिस, और बाद में तो खैर कमाल की चीज़ें होंगी, तो आप उसको डाउनलोड कर लें। आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि अब वक्त नहीं है, 2 या 3 महीने का समय, 4 महीने का समय बहुत ही कीमती है अपने लिए, जो कि आपको समझना है। चलिए साहब, 13वां प्रश्न, और वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। उपलब्धि परीक्षण के निर्माण के लिए निम्न में कौन सा सत्य नहीं है? तो बार बार वही बात आ रही है, विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता तीनों होती हैं। निर्माण में मूल्यांकन या इवेल्युएशन का रोल नहीं होता, लिहाजा 13वें में राइट आंसर है बी। 14वां प्रश्न देखिए, 14वां प्रश्न देखें, सिगमंड फ्राइड द्वारा प्रतिपादित मनोलैंगिक विकास की अवस्था कौन सी नहीं है? फेलिक स्टेज, एनएल स्टेज, ओडिपस कॉम्प्लेक्स स्टेज, लेटेंसी स्टेज। तो फेलिक है साहब, एनएल है, लेटेंसी है, इडिपस कॉम्प्लेक्स नहीं है। ये तो एक मनोग्रंथि है जो सिगमंड फ्राइड ने ग्रीक लिटरेचर से उठाई है। तो इसका सही जवाब हो गया 14वें प्रश्न का ओडिपस कॉम्प्लेक्स अवस्था। 15वां प्रश्न देखिए, ओके, विच कॉन्सेप्ट इज नॉट रिलेटेड टू जीन पियाजेज थियरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट। तो देखो आप हिंदी और इंग्लिश का फर्क, फिर वही बात है, स्कीमा आपको पता है,
अधिग्रहण, आत्मसात्करण, व्यवस्थापन। तो इंग्लिश में और हिंदी में आप गच्चा खा सकते हैं, क्योंकि व्यवस्थापन कभी आवास शब्द आता है, कभी व्यवस्थापन आता है, कभी स्थानीकरण आता है, कभी समायोजन आता है, ठीक है ना। इसलिए बेहतर होता है इंग्लिश वाला ही हमको देखना चाहिए, और हमारी यही अप्रोच रहती है। उम्मीद करता हूँ आपकी अप्रोच भी इंग्लिश के वर्ड्स के लिए बनी होगी। तो यहाँ पे ध्यान दें, स्कीमा पियाजे ने दिया, एसिमिलेशन दिया, एकोमोडेशन दिया, एक्विजिशन नहीं दिया, अधिग्रहण नहीं दिया, ये तो व्यवहारवादियों ने दिया है। तो अधिग्रहण इसका सही जवाब होगा। 16वां प्रश्न, जिन्स का जोड़ा। 16वां प्रश्न क्या है? जिन्स का जोड़ा जो विशेष गुणसूत्र पर एक विशिष्ट स्थान पर अधिग्रहित करता है, लोकेटेड होता है, तथा समान गुण को नियंत्रित करता है। हम इसका जवाब दे चुके हैं, एलील। एलील इसका राइट आंसर है, एलील। फूलों का रंग, आंखों का रंग डिपेंड्स, दो होते हैं ना डबल गुणसूत्र, तो दोनों में ये पेयर के रूप में होता है और समान ट्रेड्स को वहन करता है। 17वां प्रश्न देखिए, 16वां हो गया, ओके 16वां, यस 17वां देखिए। ओके, इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन कैरियर चॉइसेस। कैरियर चॉइसेस का नाम जहां पे आए हम आपको बता चुके हैं। भविष्यवाणी जिससे की जाती है वो है अभिक्षमता, वो है एप्टीट्यूड। 18वां प्रश्न, बाल विकास में वातावरण की भूमिका किसके द्वारा सबसे सही रूप में प्रतिबिंबित होती है? पहला है टेम्परामेंटल टेंडेंसीज, दूसरा है पर्सनैलिटी डिस्पोजिशन, तीसरा है प्राइमरी रिएक्शन पैटर्न्स, चौथा है हैबिट फॉर्मेशन। तो वातावरण की बात आए तो यहाँ पे आंसर आएगा आदत निर्माण, हैबिट फॉर्मेशन, क्योंकि आदतें अर्जित होती हैं, बाकी तीनों चीज़ें अर्जित नहीं हैं, वो इनबिल्ट है, इनबोर्न है, इनेट है। 19वां प्रश्न देखिए, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू एज प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, यानी विकास के प्रिंसिपल के बारे में कौन सा एक सही नहीं है? पहला ऑप्शन है विकास के लिए प्रत्येक अवस्था समान रूप से महत्वपूर्ण है। प्रत्येक अवस्था समान रूप से महत्वपूर्ण नहीं होती साहब। परवर्ती विकास आरंभिक विकास की तुलना में कम महत्वपूर्ण होता है, आरंभिक विकास ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। विकास की अलग अलग स्टेजेस में द रेट ऑफ डेवलपमेंट वेरीज, अलग अलग होती है, इसलिए पहला ही ऑप्शन गलत है, बाकी तीनों ऑप्शन सही हैं। तो 19 में सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, विकास परिपक्वता तथा अधिगम का परिणाम है, पूर्वानुमेय है, प्रिडिक्टेबल है, भविष्यवाणी कर सकता है। 20वां प्रश्न देखिए, नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो पियाजे ने भी दिया साहब, कोहलबर्ग ने भी दिया, यहां पे लॉरेंस कोहलबर्ग हैं जो कि राइट आंसर है, लॉरेंस कोहलबर्ग। 21वां प्रश्न देखिए, 21वां प्रश्न है रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। तो कितने बार हम आपको बता चुके हैं, ट्राई आर्किक। कुछ बच्चे कह रहे थे साहब त्रिआयामी है तो ये बोनस मिलेगा, नहीं, हिंदी वालों में बोनस कभी नहीं मिलता। इंग्लिश में अगर ये 3 डायमेंशनल होता तो आपकी बात सही थी। ट्राई आर्किक त्रिचापीय दिया था रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने, जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल का रिप्रेजेंटेशन करता है। 22वां प्रश्न, निम्न में कौन सा बुद्धि का निष्पत्ति परीक्षण है? तो नन अदर देन भाटिया बैटरी। 23वां प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज नॉट ट्रू फॉर द नेचर ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। कितने सवाल आए हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे। पहला है व्यक्तिगत विभिन्नताओं की प्रकृति के लिए निम्न में से कौन सी अवधारणा सत्य नहीं है? तो सामान्य संभाव्यता, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी, वेरिएबिलिटी, लर्निंग सिमिलैरिटी, इंटर रिलेशनशिप ऑफ ट्रेट्स। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा अधिगम समानता। सही जवाब किसके साथ जाएंगे हम? अधिगम समानता। सब एक ही तरह से सीखते हैं साहब, ये बात बोली है, जबकि सबकी तो स्टाइल अलग है, सबकी रेट अलग है, लिहाजा 23वें में बी राइट आंसर है। 24वां देखिए, 24वां फिर ध्यान रखना, यहां पे रिवाइज करना है साहब। व्यक्तित्व का शील गुण सिद्धांत किसने दिया? हालांकि हमने आपको बोला था कि चारों ने ही ट्रेड्स की बात करी है, इसमें कोई दो राय भी नहीं है, चारों ने बात करी है साहब। गार्डन आलपोर्ट तो सब जनक हैं, 17,953। रेमंड केटल 16 पीएफ जनक हैं। हेंस आइजेंग ने 32 पीएफ दी है। रॉबर्ट पॉल कोस्टा व रॉबर्ट मैक्रे ने बिग 5 मॉडल दिया है, बिग 5। लेकिन खास बात, हेंस आइजेंग के साथ यहाँ पे हम जाएंगे, वहाँ पे मैक्रे के साथ गए थे, यहाँ पे हेंस आइजेंग के साथ जाएंगे तो बहुत से बच्चे खुश हो जाएं। और ये ऑथेंटिक जवाब है, क्योंकि हेंस आइजेंग ट्रेट्स की बात तो करते हैं, साथ में टाइप्स की बात, बायोलॉजिकल चीज़ों की बात भी करते हैं। इसलिए हेंस आइजेंग का मॉडल ऐसा मॉडल है जो व्यक्तित्व के प्रकार उपागम और शील गुण उपागम दोनों का मिश्रण माना जाता है। ये केवल शील गुण, ये केवल शील गुण, ये केवल शील गुण, और इसमें शील गुण के साथ साथ प्रकार भी शामिल है। इसलिए हेंस आइजेंग इसका सही जवाब
संभवतः बोर्ड मानेगा और हम भी अपने आंसर को रिवाइज कर रहे हैं प्यारे बच्चों, इसलिए जिन्होंने हेंस आइजिंग किया वो खुश हो जाएं। चलिए, और इसमें कौन सा विच पर्सनैलिटी टेस्ट इज वैलिड फॉर क्लिनिकल डायग्नोसिस हम आपको बता चुके हैं। 10 क्लिनिकल स्केल्स जिसमें है वो है MMPI। वो क्या है? MMPI, मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंटरी। इसका सही जवाब है 25वें में ए राइट आंसर है। 26वां देखिए, कुसमायोजन का कौन सा तत्व विशेष रूप से निर्णय लेने में तो एक साथ दो समान चीजें होंगी, और वो है द्वंद्व। द्वंद्व समास भी आपने पढ़ा होगा ना, दिन और रात, तो दिन और रात दोनों बराबर हैं। द्वंद्व, कॉन्फ्लिक्ट इसका राइट आंसर होगा, कॉन्फ्लिक्ट। 27वां प्रश्न देखिए, जेपी गिलफोर्ड साहब की बात आ गई। जेपी गिलफोर्ड ने सृजनात्मक बालकों की कौन सी विशेषता नहीं बताई? ओके, तो फ्लेक्सिबिलिटी है, ओरिजिनलिटी है, मल्टीपल सॉल्यूशन है, बहुविध चिंतन, ये डाइवर्जेंट थिंकिंग का ही दूसरा नाम है। ओरिजिनलिटी, लचीलापन, समानुभूति नहीं होती साहब, एम्पैथी नहीं होती। एम्पैथी तो इमोशनल क्वेश्चन की, इमोशनल इंटेलिजेंस की एक बात है, सेलोवी मेयर और गोलमैन की एक बात है। लिहाजा 27वें में ए राइट आंसर होगा। 28वां, ट्राइसोमी 21 डाउन सिंड्रोम है, डाउन संलक्षण है। 28वें में डी राइट आंसर है। 29वें में देखिए, विच इज नॉट रेलेवेंट फॉर द एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रेन। प्रतिभाशाली बालकों के लिए क्या ठीक नहीं? पाठ्यक्रम की समृद्धि होती है, ग्रेड एक्सेलेशन होता है, स्पेशल क्लासेस होती हैं, उपचारात्मक अध्यापन नहीं होगा, रेमेडियल टीचिंग नहीं होगी। 30वां प्रश्न, कौन सी विकृति अधिगम अक्षमता का एक प्रकार है? डिसलेक्सिया है साहब। तो प्यारे बच्चों, शिफ्ट 3 कर चुके हैं, इसके बाद करेंगे शिफ्ट 4 बहुत जल्दी से, और फिर आपके पेपर में जितने मेथड्स के और मूल्यांकन के प्रश्न हैं उनको भी हम करेंगे। मेहरबानी करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साइकोलॉजी ऐप डाउनलोड कर लें और हमारे बच्चे बने रहें। आप में कुछ बच्चों के कुछ ऐसे कमेंट्स आते हैं कि मैं क्या करूं, उनको मेरे को हटाना पड़ता है ना, तो प्लीज़ आप बस हमारे बच्चे बन जाएं। ओके, अब चलते हैं शिफ्ट नंबर 4। शिफ्ट 4, तो चौथी शिफ्ट करते हैं अभी। 30 प्रश्न हैं इसमें भी, और कुछ करेक्शन है, कुछ रिवीजन है, तो ध्यान रखना। चलिए साहब, पहला सवाल देखें, पहला प्रश्न देखें, और वो है, निम्नलिखित में से सीखने की प्रक्रिया में शामिल है फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, एनवायरमेंटल या ऑल ऑफ द अबव? शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, पर्यावरणीय, उपरोक्त सभी? तो इसका जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि हम ऑल ऑफ द अबव के द्वारा सीखते हैं। दूसरा प्रश्न है, द डैश इज इमीडिएट। देखो, इमीडिएट इन्वायरमेंट शब्द आ गया, यानी वो निकटतम वातावरण जिसमें व्यक्ति रहता है वो है माइक्रोसिस्टम। वो क्या है? माइक्रोसिस्टम, सूक्ष्म प्रणाली। तो याद रखना, पहले का सही जवाब है उपरोक्त सभी डी, और दूसरे प्रश्न का सही जवाब है ए, माइक्रोसिस्टम या सूक्ष्म प्रणाली। तीसरा प्रश्न, तीसरे प्रश्न में है, डैश प्रपोज्ड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। मल्टीपल इंटेलिजेंस किसने दिया? तो हार्वर्ड गार्डनर ने दिया साहब, हार्वर्ड गार्डनर। इसका सही जवाब हो जाएगा। इन्होंने 8 ही बताई हैं, पर 9वें अस्तित्ववादी बुद्धि पे बहुत लोगों ने काम कर दिया, इसलिए अपने यहाँ पे परीक्षा में आ चुका है। फर्स्ट ग्रेड से लेकर यहाँ तक अस्तित्ववादी बुद्धि हमें वो मानना है। लेकिन अगर ऐसा कोई प्रश्न आ जाए कि हार्वर्ड गार्डनर ने कितने प्रकार बताए, तो हम हार्ड एंड फास्ट 8 के ही साथ जाएंगे। मूलतः 7 बताए थे, प्राकृतिक बुद्धि 8वां बाद में जोड़ा था। चलिए चौथा प्रश्न, आरटी के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रमाण पत्र के बिना विद्यालय नहीं किया जाएगा? तो आम बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं कि साहब बिना मान्यता के नहीं चला सकते, और बिना मान्यता के आपको पता है ना, आरटी की धारा 18, कोई स्कूल चलाएगा तो जुर्माना होगा। 19-20 में भी बात है मानदंडों की, मान्यता के लिए इंफ्रा जरूरी है, वो सारी बातें। तो मान्यता, रिकॉग्निशन शब्द आप याद रखेंगे, मतलब यहाँ पे आपने आंसर किया तो उसको आप सही मान लेंगे, अपना जो भी आप एनालिसिस कर रहे हैं उसके हिसाब से। 5वां प्रश्न, अनुभव द्वारा उत्पन्न व्यवहार या व्यवहारिक क्षमता में किसी भी अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को क्या कहते हैं? अधिगम्य कहते हैं साहब। रिलेटिवली परमानेंट चेंज नाम याद होगा आपको, अधिगम। 6 नंबर का प्रश्न देखिए, छठा प्रश्न, और वो है, आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार एलिमेंट्री एजुकेशन, आपको याद है ना, प्राइमरी एजुकेशन 1 से 5वीं और एलिमेंट्री एजुकेशन या प्रारंभिक शिक्षा कक्षा 1 से 8। तो एलिमेंट्री एजुकेशन 1 से 8, हिंदी में फिर देखो गड़बड़ है, प्रारंभिक शिक्षा हिंदी में दे दिया, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है, प्रारंभिक शिक्षा गड़बड़ नहीं है, एलिमेंट्री एजुकेशन है। प्राथमिक शिक्षा देते तो भी हम इसके साथ नहीं जाते, क्योंकि हमें इंग्लिश वाला देखते।
इंग्लिश ही इंपॉर्टेंट रहेगी। इंग्लिश में अगर प्राइमरी एजुकेशन होता तो 1 से 5, लेकिन एलिमेंट्री एजुकेशन है तो फिर 1 से 8, भले ही हिंदी में कुछ भी लिख दे। ओके, 7वां प्रश्न, और यह है आनुवांशिकता तंत्र के अध्ययन के क्षेत्र में नवीन शोध किस दिशा की ओर अग्रसर है। तो ये बहुत ही मतलब एक डीपली प्रश्न पूछा था उन्होंने। पहला है साइटोलॉजी, दूसरा बायोमेट्री, तीसरा एक्सपेरिमेंटल ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स, चौथा ऑल ऑफ द अबव। यानी नवीन शोध किस दिशा की ओर अग्रसर है। तो देखो, कोशिका विज्ञान हम आपको बता चुके हैं पिछली में, रॉबर्ट हुक, पुरानी बात है, 17वीं शताब्दी की। अब बायोमेट्री और आर्टिफिशियल ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स जो है ये नया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हम आपको एग्जांपल दे चुके हैं ना, वो आपके मुर्गियाँ, आपके क्या अमेरिकन गायें, विदेशी भेड़ें, ऐसा ऐसा बोलते हैं ना आजकल की विदेशी गायें आ गई। अब हम कहते हैं, आप क्या 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 बोलते हैं उनको, वर्णशंकर, है ना, ये वर्णशंकर प्रजाति है साहब। तो वर्णशंकर का मतलब क्या बोलेंगे उनको, ब्रीडिंग कराई जाती है अप्राकृतिक तरीके से, ठीक है ना, सीमेंट बैंक वगैरह बनाए गए हैं, आपको पता है। तो ये एक नवीन चीज़ है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब जीवमिति और बायोमेट्री की बात करें तो यहाँ पे दो बातें आती हैं। देखो, बायोमेट्री में एक्चुअली क्या होता है पता है आपको। बायोमेट्री में वही वाली बात है, आपकी जो यूनिक चीज़ है, आपकी आवाज़, आपके सिग्नेचर, आपका फिंगरप्रिंट मैपिंग, फेशियल रिकॉग्निशन, रेटिना स्कैन्स, हथेली का प्रिंट, इवन डीएनए, ये सारी चीज़ें बायोमेट्री में आती हैं। और इनको माफ करें, फ्रांसिस गाल्टन ने बहुत पहले दिया था, तो उस हिसाब से पुरानी है, उस हिसाब से आंसर सी मानेगा बोर्ड। लेकिन बायोमेट्री पे आज बहुत से प्रयोग हो रहे हैं, क्योंकि आज पता है आपको, पहले तो उस जमाने में तो मोबाइल नहीं थे ना, उस जमाने में तो एयरपोर्ट पे आपको स्कैन नहीं करना पड़ता था। आज के टाइम आपके हाथ से आपका मोबाइल खुलता है, आपकी आंखों से आपका मोबाइल खुलता है, आपके चेहरे से फेस के को पहचान के आपके मोबाइल के लॉक खुलते हैं, इवन आपके बैंक का लॉकर खुलता है, इवन आपकी एक एरोप्लेन की टिकट कंफर्म होती है। तो इसका मतलब ये नवीन ट्रेंड भी है। तो ये बोर्ड पे डिपेंड करेगा सब। नवीन ट्रेंड में या तो वो जाएगा सी के साथ, या तो वो जाएगा बी के साथ, बायोमेट्री के साथ, या तो वो जाएगा सभी के साथ, पर सभी के साथ नहीं जाएगा। साइटोलॉजी पुराना है निश्चित रूप से, लेकिन पुराना भी अब ये भी मान सकते हैं कि साहब ये सारे पिछले 2 शताब्दियों की बात, मतलब माफ़ करें 2 सदियों की बात है, तो हो सकता चला जाए। पर यहाँ फिर ये बोर्ड पे छोड़ेंगे हम कि साहब सी को मानेगा कि बी को मानेगा कि डी को मानेगा, ए को नहीं मानेगा। बी और सी में मुझे लगता है बी और सी में ज़्यादा संभावनाएं हैं मानने की, तो मे बी बायोमेट्री जिन्होंने आंसर किया है वो खुश हो लें, सी वाला आंसर किया है वो भी खुश हो लें। बाकी बोर्ड का आखिरी हथौड़ा जिस दिन आएगा उस दिन पता लगेगा किसको चोट लगी, किसको मजा आया। 8वां प्रश्न, और वो है RTE एक्ट 2009 क्या डायरेक्ट करता है। 45 घंटे करता है साहब, ये तो बार बार आ रहा है। 9वां प्रश्न, ओके, और यहां है निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक नहीं है। नर्वस सिस्टम, डक्टलेस ग्लैंड्स, सोमेटिक स्ट्रक्चर या सिचुएशनल स्ट्रक्चर। तो एक केवल स्थितिजन्य संरचना या सिचुएशनल स्ट्रक्चर बाहर की बात है, बाकी तीनों जैविक बात है। तो लिहाजा 9 में सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर डी। 10वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन आनुवंशिकता का सामान्य नियम नहीं है। तो रिग्रेशन प्रतिगमन है, वेरिएशन म्यूटेशन रूपांतरण है, लाइक बिगेट्स लाइक, हमने आपको बताया था जैसे का तैसा वैसा ही पैदा होता है, प्रगति प्रोग्रेशन नहीं है। प्रोग्रेशन इसका सही जवाब है, प्रगति सही जवाब है। आप में से बहुत कम बच्चे इस आंसर को करके आए हैं, मैं कमेंट्स देख रहा था, पर जो भी करके आए हैं वो कमाल हैं। 11वां प्रश्न देखें, और वो है वैज्ञानिक अनुसंधान करने की दिशा में निम्नलिखित में कौन सा एक कदम सही नहीं है। और ये भी जो बच्चे कर गए हैं वो कमाल हैं। समस्या होनी जरूरी है, कलेक्टिंग डाटा भी जरूरी है, रिसर्च का कंक्लूजन रिवाइज करते हैं ये भी जरूरी है, लेकिन डायनामिक एक अप्रोच है जो कि इसका चरण नहीं हो सकता। तो गतिशील दृष्टिकोण के साथ हम यहां पे जाएंगे। 12वां प्रश्न देखिए, और वो है परीक्षण की डैश का संदर्भ 2 भिन्न अवसरों पर, भिन्न अवसर अलग अलग समय, एक ही परीक्षण किसी एक व्यक्ति द्वारा प्राप्त लब्धांकों की संगति। देखो एक शब्द आ गया संगति, आया ना संगति, हमने आपको कितनी बारी शब्द बताए। कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर्स, कंसिस्टेंसी, जहां भी कंसिस्टेंसी शब्द दिखे कर देना विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी। तो ध्यान दें 12वें प्रश्न का सही जवाब है विश्वसनीयता। 13वां प्रश्न, और इस बार है बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अधिनियम के अंतर्गत आता है। साहब 2009 के अंतर्गत आता है, RTE एक्ट 2009 पे सीधा सीधा प्रश्न। 14वां प्रश्न देखिए, और वो है शिक्षकों को मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों को निर्देश देते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि वे परीक्षा उत्तीर्ण करने में सक्षम हो। परीक्षा की बात कभी भी सही नहीं होगी उत्तीर्ण की। लगातार प्रतिस्पर्धा अच्छी बात नहीं है,
प्रतिस्पर्धा अच्छी बात नहीं है, व्यावसायिक कौशल बहुत अच्छी बात है। यानी 12वें प्रश्न का सही जवाब है, माफ करें 14वें प्रश्न का सही जवाब है बी फॉर बॉय। 14वें प्रश्न में पूछा गया था मेंटली रिटार्डेड बच्चों के लिए टीचर को क्या करना चाहिए, तो उसको करना चाहिए वोकेशनल स्किल्स देनी चाहिए, लर्न मोर वोकेशनल स्किल्स, ये ध्यान रखना चाहिए। तो 14 में बी राइट आंसर है। 15वां प्रश्न देखिए, फिर वही बात है, रिवार्ड एंड पनिशमेंट जहां भी आए वहां स्किनर नहीं मिले तो ऑपरेंट कंडीशनिंग, और हिंदी इंग्लिश नहीं आए तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन, राइट आंसर। 16वां प्रश्न देखिए, अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड द प्राइमरी स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी, हम बात कर चुके हैं टोपोग्राफिकल मॉडल, स्थलाकृति मॉडल में तो चेतन अचेतन अवचेतन है, और स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी या डायनेमिक स्ट्रक्चर, देखो डायनेमिक शब्द आता है तो वहाँ स्थिर वाले के साथ हम जा सकते थे, है ना, पर सामान्य के साथ अभी हम गए हैं, पर बोर्ड पे निर्भर है कि क्या करेगा। ओके, तो डायनेमिक मॉडल या फिर स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी में इड, ईगो और सुपर ईगो आता है, लिहाजा इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी 16 का, इड ईगो सुपर ईगो। हिंदी में इदम अहम पराहम, इंग्लिश में इड ईगो सुपर ईगो। डेविल इन ए मैन इन ए मैन, एंजल इन ए मैन, याद है ना आपको। चलिए 17वां प्रश्न, टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू मेंटेन ए स्टेडी स्टेट इज, बहुत प्यारा सा प्रश्न है। स्थिर अवस्था बनाए रखने के लिए, गर्मी लगी तो पसीना आ गया ना, ये बॉडी करती है काम, इसको बोलते हैं होम्योस्टेसिस, क्लार्क हल। तो होम्योस्टेसिस समस्थिति इसका राइट आंसर है। 18वां प्रश्न, सीता एक डे केयर में काम करती है, वेतन कम है फिर भी लंबा काम करती है क्योंकि बच्चों को पढ़ाना उसको पसंद है तो आंतरिक, इंट्रिंसिक, बाकी तीनों बाहरी हैं, इंट्रिंसिक या आंतरिक अभिप्रेरणा इसका आंसर होगा 18वें में 1। 19वां देखिए, प्रतिभाशाली की पहचान में किसको प्राथमिकता देनी चाहिए, माता पिता की राय, शिक्षकों की राय, सामुदायिक दृष्टिकोण, एक जैसी बातें हैं जो कि राइट नहीं है। सही जवाब है वस्तुनिष्ठ परीक्षा का परिणाम, रिजल्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट। 20वां प्रश्न देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट बीन शोन टू हेल्प मेंटेन ए हेल्दी लेवल ऑफ कॉग्निटिव फंक्शनिंग, यानी इनमें से कौन सा एक काम संज्ञानात्मक कार्य पद्धति को बेहतर नहीं करता। तो इसका सही जवाब है सिडेंट्री लाइफस्टाइल, जो हम बात कर चुके हैं, ज़्यादा बैठे बैठे काम करना, लेटे लेटे काम करना, भाग दौड़ बहुत कम करना, वो जीवन शैली, आसीन जीवन शैली, आसीन मतलब आसान जीवन शैली कह सकते हैं, ठीक है, या उदासीन जीवन शैली भी कह सकते हैं। तो सिडेंट्री लाइफस्टाइल वो है जिसमें बहुत से रोग हो सकते हैं, हमने आपको बोला कार्डियोवैस्कुलर, हमने आपको बोला डायबिटिक हो सकते हैं, हमने आपको बोला फैट बढ़ जाता है, हमने आपको बोला फीमेल्स जो बहुत लंबे समय तक, घंटों तक ऑफिसों में काम करती हैं बैठे बैठे, वो डिप्रेशन के शिकार भी हो सकती हैं, जेंट्स भी हो सकते हैं, पर ऐसा रिसर्च आया था फीमेल के बारे में रिसेंटली पेपर्स में, तो ये वहाँ से प्रश्न लिया गया था। सही जवाब हो गया सिडेंट्री लाइफस्टाइल, 20वें का आंसर। अलग से लगा तो कर देना चाहिए था आपको। चलिए साहब, जीवन अस्तित्व के संघर्ष और उत्तरजीविता की एक सतत श्रृंखला प्रस्तुत करता है, ये किसने बोला। लाइफ प्रेजेंट्स ए कंटिन्यूअस चेन ऑफ स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, नन अदर देन डार्विन। इसका जवाब आ जाएगा डार्विन। 22वां प्रश्न देखिए, पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में कौन सा विकास का प्रमुख काल नहीं है। तो चक्रीय चरण नहीं दिया साहब उन्होंने, सेंसरी मोटर दिया, प्री ऑपरेशनल दिया, फॉर्मल ऑपरेशनल दिया, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल दिया, साइक्लिक स्टेज चक्रीय चरण नहीं दिया। 23वां, और यहाँ पे ध्यान दें 23वें में हमने बताया था आपको, जब कोई व्यक्ति सूचनाओं को संसाधित कर रहा है तो मस्तिष्क में चलने वाली मानसिक गतिविधि क्या कहलाती है। तो मेंटल एक्टिविटी गोज इन द ब्रेन व्हेन ए पर्सन इज प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन। तो हमने आपको देखो मस्तिष्क कल्पना और संकल्पना के साथ जाना ही नहीं है, लर्निंग थिंकिंग दोनों में से एक हो सकता है ऐसा बोला था, पर चूंकि जब सीख रहा है तब तो लर्निंग प्रोसेस, कॉग्निटिव लर्निंग प्रोसेस हो सकता है, लेकिन यहाँ इसको और गहराई से हमने डिस्कस किया तो हमको पता लगा कि साहब ये सूचनाओं को संसाधित उन्हीं को कर रहा है जो ऑलरेडी उसके पास हैं। तो फिर ये हो गया आपका थिंकिंग। इसका जवाब अभी हम रिवाइज आंसर की में दे रहे हैं, थिंकिंग या विचारण। चलिए 24वां बुद्धि लब्धि का सूत्र है MA/CA × 100। 24वें में ए राइट आंसर है, MA/CA × 100, फॉर्मूला ऑफ IQ। 25वां प्रश्न देखिए, बहुत प्यारा सा प्रश्न है, उस दिन भी हमने आपको खूब डिटेल में इसको बताया है, और वो है कि दरअसल एसिमिलेशन क्या है।
तो एसिमिलेशन याद है आपको? एसिमिलेशन का मतलब हमारे पास फिलहाल हमारे दिमाग में जो स्कीमा है, हमारे पास जो पूर्व अनुभव है, बच्चे के पास जो ज्ञान है, वो पूरी दुनिया को उसी ज्ञान के अनुरूप ढाल के समझने की कोशिश करता है। इसको एसिमिलेशन बोलते हैं। लिहाजा इसका सही जवाब हो गया करेंट स्कीमा टू इंटरप्रेट द एक्सटर्नल वर्ड्स। याद है ना? सेब को टमाटर बोलना, हेलीकॉप्टर को बर्ड बोलना, गिलहरी को कैट बोलना, ये सारे एग्जाम्पल हैं एसिमिलेशन के। तो ऑप्शन नंबर ए राइट है। वर्तमान स्कीमा का प्रयोग ही करता है बाह्य जगत के विश्लेषण के लिए, क्योंकि इक्विलिब्रेशन चाहता है हमारा दिमाग। फिर नई सिचुएशन आएगी तो डिसइक्विलिब्रियम होगा, फिर नई स्कीमा बनेगी, वो एकोमोडेशन होगा। तो वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण के लिए राइट आंसर है 25 में ए। 26 का देखिए, 26 बहुत साधारण सा प्रश्न था। 3 पिलर्स कौन कौन से हैं? शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम है। 27वां प्रश्न देखिए, डिसलेक्सिया, पढ़ने में कठिनाई है। 28वां प्रश्न देखिए, एक चित्रों की सीरीज है साहब, जिसको देख के कहानी लिखते हैं, तो वो है थेमेटिकल अप्रिशिएशन टेस्ट, TAT, मॉर्गन मूरे। 28वां में ए। 29वां प्रश्न देखिए, और वो है निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व का आकलन करने की एक व्यक्तिगत विधि नहीं है? इनमें से कौन सी सब्जेक्टिव मेथड नहीं है? सब्जेक्टिव तो इंडिविजुअल हिस्ट्री, व्यक्तिगत इतिहास, और कुछ नहीं है, केस स्टडी है। इंटरव्यू, रेटिंग स्केल, इन्वेंटरी टेक्निक। तो व्यक्तिगत विधि नहीं है, ध्यान रखना। इसका सही जवाब है रेटिंग स्केल। देखो इंटरव्यू दोनों में आता है, इंटरव्यू ऑब्जेक्टिव भी है और सब्जेक्टिव भी है, ठीक है ना? लेकिन व्यक्ति इतिहास और प्रश्नावली निश्चित रूप से दोनों व्यक्तिनिष्ठ हैं, और रेटिंग स्केल तो एब्सोल्यूट ऑब्जेक्टिव है, इसलिए हम रेटिंग स्केल के साथ जाएंगे। आखिरी प्रश्न आज का, और वो है निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक मंदता के अंतर्गत नहीं आता? हिंदी के ऑप्शंस देखने की भी जरूरत नहीं है, हम आपको बता चुके हैं। AMD की बात याद है ना आपको? AAMD, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल डिफिशियंसी, ने 4 प्रकार के मानसिक मंदित बताए हैं। माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड। याद है ना? माइल्ड की 0 से 20, मॉडरेट 20 से 35, तीसरा 35 से 55 या 36 से 51, और चौथा 70 तक। उसी में प्रशिक्षण योग्य, शिक्षण योग्य, कस्टडियन हमने आपको बताए थे। तो माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, प्रोफाउंड नहीं है बल्कि एक्यूट है, लिहाजा डी राइट आंसर होगा, तीव्र मंदता। प्यारे बच्चों, मैंने रिवाइज आंसर की दी है ताकि आप चिंता नहीं करें, इससे आप मैच कर सकते हैं। फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि साहब इसमें हमने 120 प्रश्न आपको दिए, तो 120 के 120 प्रश्नों का आंसर हम जो बता रहे हैं वो राइट हो सकता है 2 के आंसर बोर्ड चेंज कर दे, हो सकता है 4 के कर दे, हो सकता है 6 के कर दे, हो सकता है 10 के कर दे, पर इससे ज़्यादा नहीं करेगा। और हो सकता है हमारे सारे सही हों रिवाइज वाले। तो नंबर 2, साइकोलॉजी ऐप डाउनलोड कर लेना, चैनल से जुड़े रहना, दिल से पढ़ना, मस्ती से पढ़ना, निश्चित रूप से मंजिल हमारी होगी, क्योंकि आपके सपने और हमारे सपने जुदा नहीं हैं। अगले वीडियो में बहुत जल्दी आपके लिए आ रहे हैं तमाम मेथड्स, और उसके बाद हम शैक्षिक परिदृश्य और बहुत सी दूसरी चीज़ों की बात करेंगे। साइकोलॉजी ऐप इसलिए आपको डाउनलोड कर लेना है कि इसी 120 प्रश्नों पे आधारित डिटेल हर ऑप्शन के बारे में आपको जानना है। वो इतना काम का रहेगा आपके कि एक ही दिन में परीक्षा में 30 में से 26 नंबर आ जाते हैं ना, वो तभी आते हैं। पर उसके लिए आपको साइकोलॉजिया ऐप डाउनलोड तुरंत मेरे इस वीडियो को देखते ही कर लेना है, ताकि मेरे को पता तो लगे कि आपको कितना इंटरेस्ट है अपनी मंजिल को पाने में। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।